दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो है ये आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा 4 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में हुई थी अर्थात द्वितीय पाली में, उस परीक्षा में जो पूरे 130 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 130 प्रश्नों का सॉल्यूशन वीडियो होगा ये, और सॉल्यूशन वीडियो के साथ साथ सबसे सटीक आंसर की होगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा आप सभी के आगामी जो भी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली है 2020-21 में, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा ये समझने में कि आखिर में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और प्रश्नों का प्रकार क्या होता है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का स्तर क्या होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने से मिल जाएंगी। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इस पेपर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पास ये पेपर का कोड है AA और ये पेपर 1 है और इसके साथ पेपर का कोड ये दिया रहता है और ये टोटल 65 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 90 मिनट इसमें समय होता है। निर्देश दिए रहते हैं कि आपका ये पूरा परीक्षा जो है वो 90 मिनट का होगा। दोस्तों आप सभी देख लीजिए ये आपका जो पूरा पेपर है ये आपका 90 मिनट का होगा और इसमें 25% अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग भी है। 90 मिनट में 130 प्रश्नों को हल करना है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले सेक्शन में आपका हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा और ये 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था 4 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? ए निशाकर, बी बनचर, सी तमचोर, डी निशाचर। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी निशाचर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रात में जो भी प्राणी विचरते हैं यानी कि वो चलते हैं फिरते हैं घूमते फिरते अपना काम करते हैं तो उनको निशाचर की उपाधि दी जाती है, यानी कि उनको निशाचर कहा जाता है। इसलिए आपका पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी निशाचर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, जो खाने योग्य न हो उसको क्या कहेंगे? ए अखाद्य, बी पथ्य, सी अपाच्य, डी अलभ्य। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए अखाद्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ जो भी वस्तु खाने योग्य नहीं होती है, जिसको नहीं खाया जा सकता है, उसको अखाद्य कहा जाता है। इसलिए आपका दूसरे नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए अखाद्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए गृही, बी अनिकेत, सी अभिषेक, डी अंकिचन। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी अनिकेत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास घर नहीं होता है उसे अनिकेत कहा जाता है हिंदी में। और अंकिंचन जो है आपका, अंकिंचन मतलब ऐसे अंकिंचन को ये कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अंकिंचन कहा जाता है। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी अनिकेत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? ए क्रोध, बी अमर्ष, सी अपकर्ष, डी रोष। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी अपकर्ष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गुस्से का जो समानार्थी शब्द है वो आपका क्रोध भी है, अमर्ष भी है और रोष, ये तीनों जो होता है आपका गुस्से का समानार्थी शब्द होता है, लेकिन गुस्से का समानार्थी अपकर्ष नहीं होता। इसलिए चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? ए शिथिल, बी गर्व, सी मद्य, डी नशा। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए शिथिल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मद का समानार्थी आपका शिथिल नहीं होगा, बाकी गर्व भी होगा, मद्य भी होगा और नशा भी होगा। ये तीनों जो है आपका मद का समानार्थी होगा, लेकिन शिथिल जो है ये आपका मद का समानार्थी नहीं है और यही आपका आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभयलिंग। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जिन संज्ञाओं के अंत में हट होता है, जैसे सरसराहट, सनसनाहट, आहट, ये सब सारे जिसमें हट होता है ये मैक्सिमम जो है आपके अधिकतर स्त्रीलिंग में आते हैं। उनका जो लिंग होता है वो क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग होता है।
सातवां प्रश्न है आपका, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? ए काले, बी काला, सी कालों, डी काली। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी काली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का जो रूप होगा वो आपका काली हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभयलिंग। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कव्वाली शब्द में आपका स्त्रीलिंग होगा। 9वां प्रश्न है आपका, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभयलिंग। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी स्त्रीलिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें आपका हमेशा स्त्रीलिंग होता है। 10वां प्रश्न है आपका, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? ए अनत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, बी अनत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, सी अनत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, डी अनत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी अनत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। इसी से आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 10वें नंबर के प्रश्न में। 11वां प्रश्न है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? ए उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, बी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, डी उसके अंत में गर लगा देते हैं। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सौदा का जो बहुवचन रूप होता है वो आपका सौदे हो जाएगा, यानी कि सौदे। तो आपका सौदा का बहुवचन आपका सौदे हो जाएगा, इसलिए आपका ये बहुवचन हो जाएगा, यानी कि उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपका, हिंदी में मैं का बहुवचन है। दोस्तों ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डीपली है। ए हम, बी हम दोनों, सी हम सब, डी हम लोग। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन ए हम हो जाएगा, क्योंकि मैं को हम से बहुवचन में बदला जाता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ए कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, बी व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, सी कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, डी बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध है। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में आपका अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जो है कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, यही जो आपका कथन होगा ये आपका असत्य यानी कि अशुद्ध हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, चरण कमल बंदौ हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चरण कमल बंदौ हरिराई में आपका हमेशा जो अलंकार होगा वो आपका रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तुलना नहीं हो रहा है इसलिए उपमा नहीं होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक, डी अतिशयोक्ति। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जिसकी भी तुलना की जा रही है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जा रही है, इसलिए आपका जहां बढ़ा चढ़ाकर तुलना होता है वहां पर हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, बी इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, सी इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, डी इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद ही प्रधान होता है। 17वां प्रश्न है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है?
ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास का परिभाषा होता है जिस भी समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, अर्थात किसी तीसरे पद की ओर प्रधानता होती है, तो वहाँ हमेशा आपका बहुव्रीहि समास होता है। 18वां प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो दोस्तों 18वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी अव्ययी भाव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनुरूप में आपका समास जो है वो आपका अव्ययी भाव है, यानी जिसका पहला पद अव्यय हो वहाँ हमेशा आपका अव्ययी भाव होगा। 19वां प्रश्न है आपका, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? ए यथोधन उचित, बी यथा धन ऊधन चित, सी यथा धन उचित और डी यथा धन उचित। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी यथा धन उचित बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न आपका, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए विद्या धन रथी, बी विद्या धन अर्थी, सी विद्या धन अर्थी, डी विद्या धन अर्थी। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी विद्याधन अर्थी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आपका विद्याधन अर्थी होता है। 21वां प्रश्न है, नाविक का सही संधि विच्छेद है? ए नौ धन विक, बी ना धन विक, सी नौ धन इक, डी नौ धन आविक। तो दोस्तों 21वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही संधि विच्छेद होगा वो आपका ऑप्शन सी नौ धन इक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है? ए वी धन औ धन हार, बी ब्यव धन हार, सी ब्यव धन वहार, डी ब्यव धन व धन हार। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए वी धन औ धन हार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, सावधान का सही संधि विच्छेद है? ए सावधन धान, बी साधन वधान, सी सौधन अवधान, डी सौधन अवधान। तो दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी सौधन अवधान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सावधान का सबसे सही और सटीक संधि विच्छेद इन चारों विकल्पों में सौधन अवधान है। 24वां प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद? तो दोस्तों महर्षि का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए महत धन ऋषि, बी महान धन ऋषि, सी महाधन ऋषि, डी महर धन ऋषि। तो दोस्तों 24वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी महाधन ऋषि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? ए निधन चल, बी निधन चल, सी निधन चल और डी निधन अचल। तो दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए निधन चल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए सदधन धर्म, बी सदधन अधर्म, सी सौधन धर्म, डी सतधन धर्म। तो दोस्तों 26वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी सतधन धर्म बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए आयुष और ऋचा बाजार गई, बी राह चलते दोनों में तकरार हो गई, सी इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, डी बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो दोस्तों 27वें नंबर के प्रश्न में सबसे शुद्ध वाक्य जो होगा वो आपका ऑप्शन बी राह चलते दोनों में तकरार हो गई बिल्कुल राइट और शुद्ध वाक्य हो जाएगा इन चारों विकल्पों में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए गंदा पानी उबाल कर पिए, बी पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, सी यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, डी बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों 28वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही और शुद्ध वाक्य होगा वो आपका ऑप्शन सी यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, बी जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, सी हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, डी मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा इन चारों विकल्पों में। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, बी भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, सी यह आदमी सबकी राज जानता है, डी बीज अंकुरित होने वाली है। तो दोस्तों 30वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे शुद्ध वाक्य है इन चारों विकल्पों में।
31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए चाय ठंडा हो गया, बी हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, सी पकने से पहले जामुन हरी होती है, डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, बी वो जा रहे हैं, सी सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, डी उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया। तो दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है सबसे शुद्ध और सटीक वाक्य हो जाएगा, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर पर जो प्रश्न है, आंसू पी कर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए आंसू बहने न देना, बी अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी गुस्सा होना, डी चुपचाप दुख सह लेना। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी चुपचाप दुख सह लेना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आंसू पी कर रह जाना का मतलब होता है, मुहावरा का अर्थ होता है आपका चुपचाप दुख को कष्ट को सहन कर लेना। 34वां प्रश्न है, आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। ए संकट से मुंह फेरना, बी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, सी विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, डी आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो दोस्तों 34वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए संकट से मुंह फेरना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आंधी आवे बैठ गंवावे का मतलब होता है अगर संकट आ रहा है तो उस समय संकट का सामना करना चाहिए, न कि उसका मुंह फेरना चाहिए। 35वां प्रश्न है, किताब का कीड़ा होने का उपयुक्त अर्थ क्या है। ए बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बी अनुपयुक्त जगह रहने वाला, सी बहुत अधिक पढ़ने वाला, डी ज्ञान का दुश्मन। तो दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी बहुत अधिक पढ़ने वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किताब का कीड़ा होने का मतलब होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला व्यक्ति। 36 नंबर पर प्रश्न है, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ होगा आपका ऑप्शन ए सारा भेद खोल देना, बी कच्चे काम को पक्का करना, सी भेद छिपाना, डी कान का कच्चा होना। तो दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सारा भेद खोल देना कच्चा चिट्ठा खोलने का सबसे सटीक और सही उपयुक्त अर्थ होता है। 37वां प्रश्न, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। ए चारों ओर ध्यान होना, बी किसी ओर का न रहना, सी तीन तरफ ध्यान देना, डी केवल ऊपर देखना। तो दोस्तों 37 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी किसी ओर का न होना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 38वां प्रश्न है, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। ए एक दूसरे से बचना, बी दृढ़ संकल्प होना, सी अपने को खतरे में डालना, डी दुविधा में होना। तो दोस्तों 38वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन डी दुविधा में होना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होता है दुविधा में होना। 39वां प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, बी जीवन में स्थिरता का अभाव, सी दर दर भटकना, डी परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दो आंसर हो सकता है, अनेक क्षेत्र, पहला ऑप्शन जो है आपका अनेक क्षेत्रों का अनुभव और दूसरा हो सकता है आपका दर दर भटकना, लेकिन पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो आपका अनेक क्षेत्रों का अनुभव यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीने का मतलब हो सकता है, मतलब होता है आपका अनेक क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त करना। 40वां प्रश्न है, मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा। ए अमूर्त, बी प्रतिमूर्त, सी सम्मूर्त, डी अदृष्ट। तो दोस्तों 40वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए अमूर्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मूर्त शब्द का सही विलोम आपका अमूर्त होता है। 41वां प्रश्न है, सम शब्द का विलोम क्या होगा। ए खसम, बी भसम, सी विषम, डी कसम। तो दोस्तों 41 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी विषम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सम शब्द का सही और सटीक विलोम होता है आपका विषम। 42वां प्रश्न है, लोक शब्द का विलोम क्या होगा। ए द्युलोक, बी आलोक, सी विलोक और डी परलोक। तो दोस्तों 42वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी परलोक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोक शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द आपका परलोक होता है। 43वां प्रश्न है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या है। ए विमुख, बी प्रमुख, सी पार्श्व, डी समक्ष। तो दोस्तों 43वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए विमुख बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख शब्द का सही विलोम आपका विमुख होता है। 44वां प्रश्न है, वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा। ए आयोजक, बी प्रायोजक, सी श्रोता, डी व्याख्याता। तो दोस्तों 44वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी श्रोता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वक्ता का मतलब बोलने वाला और श्रोता का मतलब होता है आपका सुनने वाला। तो वक्ता का सही और शुद्ध आपका विलोम होगा श्रोता, ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न, आवृत शब्द का विलोम है। ए विमोचित, बी आच्छन्न, सी परिच्छिन्न, डी अनावृत।
तो दोस्तों 45वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी अनावृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आवृत का मतलब होता है किसी चीज़ को चारों ओर से घेरना और अनावृत मतलब होता है किसी चीज़ को चारों ओर से खोलना। तो दोस्तों 45वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी अनावृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? ए गीला, बी भीगा, सी आर्द्र, डी आर्द्रा। तो दोस्तों 46वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी जो है आर्द्रा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नम शब्द का पर्यायवाची आपका गीला भी होता है, भीगा भी होता है, आर्द्र भी होता है, लेकिन आर्द्रा नहीं होता है। इसलिए आपका 46वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी आर्द्रा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? ए शीति, बी भीति, सी भय, डी त्रास। तो दोस्तों 47वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए शीति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डर शब्द का पर्यायवाची आपका शीति नहीं होता है, भीति, भय, त्रास ये आपका डर शब्द का पर्यायवाची होता है। इसलिए आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन पर्यायवाची नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए शीति जो है वो आपका पर्यायवाची नहीं है डर का। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? ए दक्ष, बी अक्ष, सी निपुण, डी प्रवीण। तो दोस्तों 48वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी अक्ष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अक्ष जो है वो आपका कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? ए द्विज, बी खग, सी पंथी, डी विहग। तो दोस्तों 49वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी पंथी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पक्षी का पर्यायवाची आपका द्विज भी होता है, खग भी होता है, विहग भी होता है, लेकिन पंथी नहीं होता है। इसलिए आपका 49वें नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन सी पंथी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ए दुहिता, बी द्रोहिता, सी तनया, डी सूता। तो दोस्तों 50वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी दौहित्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही जो है आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं होगा। 51 नंबर पर जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? ए कुत्सा, बी बरखुरदार, सी अपस्मार, डी स्तुति। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए कुत्सा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निंदा का पर्यायवाची आपका बरखुरदार भी होता है, अपस्मार भी होता है, स्तुति भी होता है, लेकिन कुत्सा आपका निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 नंबर के प्रश्न में। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? ए खल, बी खलक, सी दुर्जन, डी अधम। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी खलक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दुष्ट का पर्यायवाची आपका खलक नहीं होता है। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए प्रतीत, बी प्रतीत, सी प्रतिमान, डी प्रतिबिंब। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए प्रतीत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका यही जो शब्द है वो आपका तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव है, और इसमें सारे बाकी प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब ये सब के सब आपके क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए उल्लास, बी उच्छ्वास, डी निश्वास, डी उजास। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी जो है आपका उजास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उजास जो है ये आपका तद्भव शब्द है। 55 नंबर पर जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए किशन, बी कटी, सी कर्क, डी कृषकाय। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए किशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किशन जो है आपका तत्सम नहीं है। बाकी जो आपका कटी, कर्क और कृषकाय ये आपका तत्सम शब्द है। किशन का तत्सम होता है आपका कृष्ण, कृष्ण जो होता है आपका कृष्ण शब्द का तत्सम होता है। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ए दांत, बी अधर, सी आंख, डी कान। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी अधर जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अधर जो है आपका तद्भव नहीं है। बाकी दांत, आंख, कान जो आपका ये आपका क्या है? तद्भव शब्द है। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए दृष्ट, बी पृष्ठ, सी पानीप, डी पंख। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी पानीप बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पानीप जो शब्द है वो आपका तत्सम शब्द नहीं है। 58 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए गायक, बी नायक, सी शावक, डी उपखान। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी उपखान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपखान जो आपका शब्द है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। 59 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ए उपज, बी तदव, सी उपला, डी उबाल।
तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी तदव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तदव जो है वो आपका तद्भव नहीं है। 60 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस पेपर में हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए उर्वर, बी कोंकण, सी उलझन, डी कोण। तो दोस्तों 60वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी उलझन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उलझन जो आपका शब्द है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव है। अब दोस्तों दूसरा पार्ट है, यहाँ से आपका 61 नंबर के प्रश्न से आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपका 61 नंबर पर जो प्रश्न है आपका, इस पेपर में किसी एक निश्चित भाषा में वोमेन को OWMNE के रूप में लिखा गया है, उसी कोड भाषा में नोट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? ए टोन्स, बी सेटनो, सी ONTSE, डी ONETS। तो दोस्तों इसमें आपका ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल जिसका भी रेडी होगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जिसको भी तैयार होगा वो आसानी से इसका आंसर दे देगा एक झटके में। दोस्तों कैसे देख लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए WOMEN को कैसे उल्टा किया है, यानी कि O को पहले कर दिया यहाँ पे, W को बाद में किया है, फिर इसी तरीके से कैसे चेंज किया है। तो दोस्तों इसमें आपका इसी तरीके से चेंज करने पर आपका नोट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन CONTSE। आप लोग इसको हल करेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 62 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में SKEW को POCY के रूप में लिखा गया है, उसी कोड भाषा में JYQV के अनुरूप कौन सा शब्द लिखा जाएगा? ए जस्ट, बी मस्ट, सी लस्ट, डी हस्क। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी मस्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों सेम चीज़ें वो इसमें भी है, जिनको भी आपका अंग्रेजी वर्णमाला ABCD का क्रम याद है, यानी कि ए पहले पर आता है, बी दूसरे पर आता है, तो ये याद रहेगा ए से जेड तक, वो आसानी से इसका उत्तर दे देगा। 63 नंबर पर प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में मोबिलिटी को 46293927 के रूप में कूटभाषित किया गया है, उसी कोड भाषा के अनुरूप एग्जामिनेशन को कैसे कूटभाषित किया जाएगा? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। ABCD में जो पूरे वर्ण होते हैं वो सभी आपको याद है कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ण आता है, तो दोस्तों आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 56 14 95 12 96 5 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसी कोड भाषा में एग्जामिनेशन को लिखा जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। 64 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में GRASP को INOPQ और BROWN को RNSTU के रूप में लिखा गया है, तो SPAROO को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है, सेम चीज़ें इसमें भी वही होगा कि जिसको भी अल्फ़ाबेट याद होगा इंग्लिश भाषा का ABCD से Z तक वो आसानी से कर देगा। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन डी PQONNST होगा। आप हल करेंगे आसानी से आंसर मिल जाएगा। 65 नंबर पर प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फील्ड कॉफ़ी, 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे और 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, उसी कोड भाषा में वेरी को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों बेहद आसान सवाल है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे दोस्तों। तो 65 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए 6 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हल करने पर आप लोग दिमाग लगाएंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा। 66 नंबर पर प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जिसे सिर्फ दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द में अक्षरों का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी सेफ गार्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि अब इसमें आप इसको क्रम से करेंगे इसको, तो आपका सेफ गार्ड बिल्कुल सटीक और सही शब्द बनेगा अक्षरों के साथ। 67 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि NUPKIPM को शब्द को सुलझाया जाता है तो किसी फल सब्जी का नाम बनता है, उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों NUPK इसको हम करेंगे तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये पंपकिन होगा, यानी कि PUM आपका PKIN पंपकिन मतलब होता है आपका कद्दू। तो दोस्तों ये पंपकिन होगा, पंपकिन में लास्ट अक्षर आपका यन आता है, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 68 नंबर पर जो प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है, संख्याओं के संयोजन का चयन कर इस प्रकार अनुरूप वर्णों को व्यवस्थित किया जाए कि तदनुसार एक सार्थक शब्द बन जाए। तो दोस्तों ये आपका CELSMU है। अब इसको इस प्रकार से करना है
तो जहाँ तक हमें जानकारी हो रही है इस प्रश्न में आपका ये MUSL यानी कि ये मसल होगा। मसल आपका जो है यम से शुरू होता है, मसल MUSLE। तो आपका ये मसल मतलब होता है आपका मसल्स जो होते हैं बॉडी बनाते हैं। तो इसमें आपका जो क्रम होगा वो आपका जहाँ तक हमें सटीक आंसर ये होगा इसमें आपका ऑप्शन डी 7 8 6 3 5 4 हल करेंगे तो आपका यही मिलेगा। 69 नंबर पर प्रश्न है आपका ये दिया हुआ है कि शब्द के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में बनाएं। उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? दोस्तों ABCDULPR दिया हुआ है। अब 69 नंबर के प्रश्न में हल करेंगे आपका, तो दोस्तों ऑप्शन बी L जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो आपका L ही आएगा पहला अक्षर जब भी इसको बनाएंगे। तो दोस्तों 70 नंबर पर जो प्रश्न है, सार्थक शब्द बनाने के लिए आपका मेट्रोपॉलिटन शब्द के दूसरे, 5वें, 10वें और 12वें अक्षरों का चयन करें। यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करें। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में M को चुनें। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर के रूप में X चुनें। दोस्तों समझ पा रहे होंगे, इसमें ऑप्शन AOBPCMDX दिया हुआ है। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में जब हम इसको बनाएंगे तो जहाँ तक उम्मीद है इसमें आपका 2 शब्द बनेगा, 2 शब्द बनेगा। और 2 शब्द आप ध्यान से बनाएंगे तो बनेगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको बनाएंगे तो आपका 2 शब्द बनेगा। और 2 शब्द बनाने के लिए हमको यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में हमको M चुनना है। तो M हम चुनेंगे क्योंकि इसमें 2 शब्द बनेगा। बना के देखिएगा, जरूर बनेगा। 71 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। 22, 33, 66, 88। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन A 84, B 97, C 115, D 165 है। तो दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ये सब का सब 11 से 11 का पहाड़ा चल रहा है। 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 6 66, ऐसे ही 11 8 88। तो इसमें आपका ऑप्शन डी 165 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई 165 होगा। तो दोस्तों आपका 71 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह प्रतिस्थापित हो सकने वाली संख्या का चयन करें। इसमें भी सेम चीज़ वही है, 2, 20, 74, 110। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन A 152, B 182, C 190, D 210। तो दोस्तों इसमें आपका 2, 2 0 7 4, इसमें यानी कि ऐसे जोड़ना है जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जोड़ने पर आपका संख्या 2 आए। तो यानी कि अगर 1 5 2 ऑप्शन A जोड़ते हैं तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पे। B जोड़ते हैं तो 8 2 10 1 11 हो जाएगा। C जोड़ते हैं तो 9 1 10 हो जाएगा। और D जोड़ते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 9 1 10 यानी कि यही जो आपका ऑप्शन जहाँ तक उम्मीद है 72 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 182 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही जो ऑप्शन जोड़ने पर 1 1 क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। 73 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में फिर से वही प्रश्न है, खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों 2 7 14 23 47। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन A 21, B 38, C 34, D 28। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन C 34 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हल करने पर आप लोग जोड़ के देखते जाइएगा, आराम से आपका 34 यहाँ पर आएगा। 74 नंबर पर जो प्रश्न निम्नलिखित श्रृंखला में सेम चीज़ है, उसमें भी आपका खाली जगह पे भरना है। तो ये आपका शब्द दिया हुआ है, अब इसके बाद से क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका 74 नंबर के प्रश्न में जब क्रम से इसको लिखेंगे तो आपका 74 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन A OTE बिल्कुल यहाँ पर आएगा। OTE बिल्कुल आपका ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर पर जो प्रश्न है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। 720, 120, 24, 8, 2, 1, 1। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन A 24, B 8, C 2, D 120। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन B 8 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो गलत हो रहा है बाकी से भिन्न हो रहा है, यानी कि 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 होगा, 1 में 2 का 2 होगा और 2 में आपका 3 का गुणा करते हैं, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो 6 चौका 24 और 24 25, यानी कि 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से ऐसे गुणा होते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 8 हो रहा है, तो यही जो गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 76 नंबर पर जो प्रश्न कह रहा है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि उस कथन से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से मेल खाता है। अब कथन क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच एक आकलन का आयोजन किया और उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया।
अब दोस्तों इसमें आपका निष्कर्ष क्या बताया जा रहा है कि निष्कर्ष है, पहला, समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। दूसरा है, समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 मेल खाता है, ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 मेल खाता है, ऑप्शन सी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों मेल खाते हैं, ऑप्शन डी या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 मेल खाता है। तो दोस्तों आपका 76 नंबर के प्रश्न में इन कथन को और निष्कर्ष को देखने के बाद से जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 जो है वही आपका मेल खाता है, अर्थात समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए। दोस्तों 77 नंबर पर जो प्रश्न है वो भी सेम टू सेम उसी तरीके से है। इसमें भी दिए गए परिच्छेदन को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष उस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। अब इसमें आपका कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक रक्त बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित रोकक्षम कर लेते हैं और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों को उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। बी, किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है। सी, सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशकों और कीटनाशकों और किसी भी प्रकार के उनको उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। डी, किसान रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों अब आपका 77 नंबर के प्रश्न में, जैसा कि आप सभी लोगों ने इसमें परिच्छेद को पढ़ा है, इस पूरे परिच्छेद को पढ़ने के बाद से इन चारों विकल्पों में भी सीरीज जो चारों विकल्प दिया गया है इसको पढ़ने के बाद से 77 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी जो बिल्कुल है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है। दोस्तों 78 नंबर पर जो प्रश्न है इसमें भी सेम टू सेम उसी तरीके से प्रश्न दिया गया है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष उस कथन से तार्किक रूप से मेल खाता है। अब कथन है, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। अब इसमें आपका निष्कर्ष दिया जा रहा है कि पहला है, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 मेल खाता है, ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 मेल खाता है, ऑप्शन सी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों मेल खाते हैं, ऑप्शन डी न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 मेल खाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है केवल निष्कर्ष 1 मेल खाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पुलिस अधिकारी के मामले की जांच करके सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों 79 नंबर पर जो प्रश्न है वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से है कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि भूक्षरण एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो सभी भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। यह पानी और हवा के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है। ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों, उर्वरता और मिट्टी के जीवन के लिए उत्कृष्ट होती हैं, फसलों की वृद्धि में प्रमुख रूप से योगदान देती हैं। भूक्षरण से कृषि भूमि की उत्पादकता कम होती है और इससे जल प्रवाह, आर्द्र भूमि और झीलों में प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूक्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम को नहीं दिखाता है? जैसा कि अभी हम लोगों ने इस परिच्छेद को पढ़ा है, इसमें ऑप्शन दिखा रहा है, ए जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग, बी समोच्च रेखीय जुताई का उपयोग, सी भूक्षरण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण या कृषि के अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है, डी वृक्षारोपण से भूमि को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है और जल प्रवाह की गति धीमी होती है क्योंकि जल भूमि पर बहता है, जिससे भूमि अधिकांश वर्षा जल को अपने भीतर सोख लेती है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने इस प्रश्न में 79 नंबर के प्रश्न के पूरे परिच्छेद को ध्यान से पढ़ लिया है, अनुच्छेद को पढ़ लिया है। अब इसको पढ़ने के बाद से आपका ये चारों विकल्प दिया जा रहा है, इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा 79 नंबर के प्रश्न में वो आपका ऑप्शन सी भूक्षरण मानव जाति के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण या कृषि के अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 80 नंबर पर जो प्रश्न है वो भी सेम टू सेम इसी प्रकार है कि दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष इस परिच्छेद को तार्किक रूप से मेल खाता है। अब परिच्छेद क्या कह रहा है, एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में
मूसली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कॉर्नफ्लेक्स मकई जैसे अन्न सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध है। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन है ए, पोषणविद ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए मोड़ दिया है। बी, पोषणविद बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बातों पर भरोसा करते हैं। सी, अन्य कंपनी ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया था और यह गलत सूचना गैर इरादतन थी। डी, सोशल मीडिया साइट्स ग्राहकों के बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तो दोस्तों अब इस तरीके से हम लोगों ने जो पढ़ा है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के ऊपर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा बी, पोषणविद जो है बहुत ही विश्वसनीय है और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कही गई बातों पर विश्वास करते हैं। यानी कि जो भी टीवी में विज्ञापन प्रचार हम लोग देख लेते हैं उसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जबकि न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो आपके डॉक्टर होते हैं और उनको सब पता होता है कि किसमें क्या है। दोस्तों 81 नंबर पर जो प्रश्न है आपका 5 रंग दिए गए हैं जिसमें से 4 किसी तरह से एक जैसे और एक अलग है। भिन्न रंग का चयन कीजिए। हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला। तो दोस्तों इसमें आपका विबग्योर बनाएंगे अगर VIG जो आपका इंद्रधनुष होता है उसमें आपका जो 5 रंग दिए गए इनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे जो हैं और अलग जो होगा वो आपका 81 नंबर के प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प बैठेगा वो आपका ऑप्शन बी, गुलाबी होगा, क्योंकि गुलाबी जो है वो आपका भिन्न होगा और नारंगी, हरा, पीला जो आपका ये विबग्योर में आता है। 82 नंबर पर जो प्रश्न है 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से समान है और एक अलग है। बेमेल का चयन करें। भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। तो दोस्तों इसमें आपका दिया गया वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और भूगोल। तो दोस्तों इसमें आपका वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो है वो तीनों सेम है, लेकिन भूगोल जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही आपका बेमेल है और भिन्न है। 83 नंबर पर जो प्रश्न है 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा, नौका। तो दोस्तों अब इन चारों विकल्पों में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी, हिमकुटी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बेड़ा, कैनो, डोंगी जो है ये आपका एक तरह से नाव है जो पानी में चला जाता है, लेकिन हिमकुटी जो होता है वो आपका एक तरह से बर्फ़ का घर बना होता है, यानी कि बर्फ़ से जो घर बनता है उसको हिमकुटी कहते हैं। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर पर जो प्रश्न है 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो दोस्तों इसमें भी आपका बेमेल का चयन करना है। खड़ी चट्टानें, लैपीज, आरोही निक्षेप, सिंकहोल्स और निलंबी निक्षेप। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए, आरोही निक्षेप, बी, निलंबी निक्षेप, सी, लैपीज, डी, खड़ी चट्टानें। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए, आरोही निक्षेप बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आरोही निक्षेप जो होता है वो उसमें जो पर्वतें बनती हैं वो आपका हमेशा नीचे से ऊपर बनती हैं, अर्थात ऐसे बनती हैं, जबकि बाकी निलंबी निक्षेप, लैपीज और खड़ी चट्टानें जो होती हैं वो आपका नीचे से ऊपर जाती हैं। 85 नंबर पर जो प्रश्न है 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है। बेमेल का चयन करिए। अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार, संगोष्ठी, अर्धस्वरक। तो दोस्तों इसमें आपका ए, अर्धस्वरक, बी, अर्धवृत्त, सेमिनार, अर्धवृत्त। इसमें अर्धस्वरक, अर्धवृत्त और अर्धविराम जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सेमिनार जो है ये आपका अलग है, क्योंकि सेमी और नार को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं बनेगा, जबकि अर्ध स्वरक को अलग करेंगे अर्ध स्वरक अलग अलग बन जाएगा। अर्ध अलग करेंगे तो अर्ध अलग हो जाएगा, वृत्त अलग हो जाएगा, फिर भी आपका उसका अर्थ मिल जाएगा। लेकिन सेमी को अलग करेंगे, नार को अलग करेंगे तो कोई संपूर्ण अर्थ नहीं मिलेगा शब्द का। तो इसलिए आपका बेमेल जो है आपका ये ऑप्शन सी, सेमिनार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर पर प्रश्न है किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग मुंबई आए थे, 26 लोग बेंगलुरु गए थे और 12 लोग दोनों शहरों में गए थे। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो मुंबई और न ही बेंगलुरु गए थे। दोस्तों इसको आराम से हम ग्राफ बना करके बना सकते हैं। जैसे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बना करके बना सकते हैं। अब इन तीनों चारों ग्राफों को मिला करके बनाएंगे तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन बी जो है 55 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल जो लोग होंगे वो आपके 55 लोग ऐसे होंगे जो कि न तो मुंबई गए थे और न ही बेंगलुरु गए थे। 87 नंबर पर प्रश्न है टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल देखते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं
और 50 दर्शक कोई तीनों में से कोई खेल नहीं देखते। कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं? ऑप्शन ए 440, बी 365, सी 205, डी 325। दोस्तों इसमें भी सेम तरीका वही लगेगा, इसको ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके देखेंगे कौन किस में कितना हो रहा है। तो दोस्तों इसको हल करने पर 87 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी जो है 325 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 325 लोग ऐसे होंगे जो कि खेलों में से किसी एक खेल को देखते ही हैं। 88 नंबर पर प्रश्न है, एक एयरलाइन में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स को आनंद लिया और 62 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया? ए 15, बी 12, सी 23, डी 25। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन सी जो 23 है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 23 लोग ऐसे होंगे, इसको जोड़ करके जब घटाएंगे तो आसानी से उत्तर मिल जाएगा। 23 लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी पेय पदार्थ का आनंद नहीं लिए। 89 नंबर पर जो प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे आपका प्रतिमा आकार से है, उसी पर गाने का जो होगा ऑप्शन ए कविता, बी शब्द, सी गायक, डी धुन। तो दोस्तों गाने का जो संबंध होगा वो आपका धुन से होगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 89 नंबर के प्रश्न में। 90 नंबर पर जो प्रश्न है, 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई। 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया और 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया? ऑप्शन ए 24, बी 10, सी 32, डी 6। दोस्तों इसमें भी सेम चीज़ें वैसे ही पहले डायग्राम बनेगा और डायग्राम बना करके चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 6 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 6 ऐसे होंगे जो कि स्ट्रॉबेरी तो पसंद करते हैं लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। अब दोस्तों तीसरा पार्ट होगा आपका। इस तीसरे पार्ट में जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं हम लोग। 91 नंबर पर जो आपका प्रश्न है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार ISO 9001 संबंधित 2008 प्रमाणित डैश डैश स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। A1, B2, C3, D4। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन C3 हो जाएगा, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 जो प्रमाणित करता है वो 3 जो है 3 स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। इसलिए आपका 91 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश डैश 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 स्थान पर है। ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी चौथे स्थान पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो आपका चौथे स्थान पर आता है। 93 नंबर पर जो प्रश्न है, वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश डैश 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 कितने स्थान पर रहा है? ए प्रथम, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए प्रथम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर है। 94 नंबर पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में डैश 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 शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ए सहारनपुर, बी मुरादाबाद, सी आगरा, डी लखनऊ। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज से पूछे जा रहे हैं, तो जो भी यूपी SSS की तैयारी करने वाले लड़के हैं, कैंडिडेट हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम जो जनरल नॉलेज का प्रश्न आता है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित आता है। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी मुरादाबाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर जो है वो आपका पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1902, बी 1910, सी 1916, डी 1921। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी 1916 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये विश्वविद्यालय बनवाया गया, मतलब इसमें उनका योगदान था और उसी के माध्यम से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था 1916 ईस्वी में। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? ए गाजियाबाद, बी कानपुर नगर, सी लखनऊ, डी जौनपुर।
तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए गाजियाबाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो आपका गाजियाबाद है। 97 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक था? ए मेरठ, बी लखनऊ, सी गौतम बुद्ध नगर, डी प्रयागराज इलाहाबाद। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामले में गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर आपका मेरठ आता है। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ए ब्रह्मकमल, बी कलिहारी, सी रोडोडेंड्रॉन और डी प्लास। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी प्लास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका प्लास है। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को डैश 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 से शुरू किया गया था? ए लखनऊ, बी गोरखपुर, सी प्रयागराज इलाहाबाद, डी वाराणसी। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी गोरखपुर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपका गोरखपुर से प्रारंभ किया गया था। 100 नंबर पर जो प्रश्न है, धूम पुख्त उत्तर प्रदेश में डैश 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 की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? ए व्यंजन पकाने की विधि, बी कपड़ा सिलाई, सी बीज बोने, डी लकड़ी पर नक्काशी। तो दोस्तों 100 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए व्यंजन पकाने की एक विधि होती है धूम पुख्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 101 नंबर पर जो प्रश्न है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जरदोजी, बी चिकनकारी, सी दस्तरखान, डी खरीजा। तो दोस्तों 101 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी दस्तरखान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा होती है उसको दस्तरखान कहते हैं। 102 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ए लखनऊ, बी मुरादाबाद, सी प्रयागराज, डी खुर्जा। तो दोस्तों 102 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी खुर्जा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। 103 नंबर पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर डैश 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 अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? ए बरेली, बी मेरठ, सी चुनार, डी फिरोजाबाद। तो दोस्तों 103 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी चुनार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनार एक ऐसा जिला है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जिसमें लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 104 नंबर पर प्रश्न, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? ए उत्तर घराना, बी नृत्य घराना, सी योग्य घराना, डी पूरब घराना। तो दोस्तों 104 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी पूरब घराना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम आपका पूरब घराना है। 105 नंबर पर जो प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत डैश 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 स्थान पर रहा है? ए दूसरे, बी 5वें, सी 7वें, डी 9वें। तो दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 7वें स्थान पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? ए यूएसए, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो दोस्तों 106 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन बी आपका रूस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आयातक जो देश है चाय का, भारतीय चाय का, वो आपका रूस है। 107 नंबर पर प्रश्न है, वर्ष डैश 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 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? ए 1847, बी 1855, सी 1889, डी 1900। तो दोस्तों 107 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी 1855 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। 108 नंबर पर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ए खारी बावली नई दिल्ली, बी बापू बाजार जयपुर, सी लाल दरवाजा मार्केट अहमदाबाद, डी कोयमेडू मार्केट चेन्नई। तो दोस्तों ऑप्शन ए खारी बावली नई दिल्ली आपका भारत का सबसे बड़ा मसाला का बाजार माना जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 109 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? दोस्तों ऑप्शन ए सहारा, बी वोडाफोन, सी रिलायंस, डी पेटीएम। तो दोस्तों इसमें आपका पेटीएम सही हो जाएगा, क्योंकि जो डिजिटल पार्टनर है वो आपका पेटीएम है। 110 नंबर पर जो प्रश्न है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ए रूस, बी चीन, सी डेनमार्क, डी इजराइल। तो दोस्तों 110 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन बी चीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 आपका चीन में आयोजित किया गया था। 111 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ए हिलारो, बी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, सी अंधाधुन, डी सरला बिरला। तो दोस्तों 111 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए हिलारो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हिलारो फिल्म ने 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है।
112 नंबर पर जो प्रश्न है, शारदीय विश्व रात दिन बराबर 2019 में डैश 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 को था। ए 23 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 16 अक्टूबर, डी 26 अक्टूबर। तो दोस्तों 112 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए जो है 23 सितंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शारदीय विश्वत में रात दिन आपका 2019 में जब बराबर हुआ था वो आपका 23 सितंबर को हुआ था। 113 नंबर पर जो प्रश्न है, 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ए कर्नल ललित राय, बी हवलदार चुनीलाल, सी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, डी लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही पॉपुलर हुए थे ये। 114 नंबर पर प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान डैश 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 पर है। ए 47वें, बी 52वें, सी 59वें, डी 63वें। तो दोस्तों 114 नंबर एक प्रश्न में आपका ऑप्शन बी 52वें बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत 52वें स्थान पर रहा है। 115 नंबर पर प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत का रैंक डैश 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 है। ए 1, 2, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों 115 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर भारत जो है वो आपका दूसरे स्थान पर है। जल्दी ही भारत जो है अब चाइना को पछाड़ करके नंबर 1 पर आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। 116 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है। ए भोपाल, बी जमशेदपुर, सी इंदौर, डी खरगोन। तो दोस्तों 116 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी इंदौर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंदौर लगातार तीसरी बार ये सबसे साफ सुथरे शहर का स्थान प्राप्त कर रहा है। इस बार भी इंदौर को ही मिला है। 117 नंबर पर जो प्रश्न है, वस्तु सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई डैश 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 को पेश किया गया था। ए 2014, बी 2016, सी 2017, डी 2018। तो दोस्तों 117 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी जुलाई 2017 में सबसे पहले जीएसटी लगाया गया था, 1 जुलाई 2017 को। 118 नंबर पर प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश 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 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ए 128, बी 198, सी 223, डी 249। तो दोस्तों 118 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी 249 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को और अधिक संशोधित और मजबूत बना सकता है। 119 नंबर पर जो प्रश्न है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों की काम की जांच के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना डैश 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 में की गई थी, ताकि सांसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। ए 1991, बी 1993, सी 1999, डी 2000। तो दोस्तों 119 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी आपका 1993 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि 1993 में यह जो है नियम लगाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। 120 नंबर पर जो प्रश्न है, 5वें अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। ए 7, बी 9, सी 10, डी 13। तो दोस्तों 120 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी जो है 10 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1996 के तहत आपके 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में आपका जो है टोटल 10 राज्य आते हैं। 121 नंबर पर प्रश्न है, अनुच्छेद डैश 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 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ए 93, बी 105, सी 108, डी 116। तो दोस्तों 121 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 108 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति एक साथ बुला सकता है। 122 नंबर पर जो प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश 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 के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों 122 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी स्पीकर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में आपका स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है, जिसको कि लोकसभा का अध्यक्ष भी कहते हैं। 123 नंबर पर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉफिक ऑफ कैंसर के प्रति समीपस्थ कोई शहर है। ए मिजोरम, बी मध्य प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों 123 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी त्रिपुरा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 124 नंबर पर प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ए नेपाल, बी चीन, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन डी बांग्लादेश बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि भारत जो है वो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा को साझा करता है।
125 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप डैश 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 तक फैला हुआ है। ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी हिमालय, डी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों 125 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी हिंद महासागर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय प्रायद्वीप जो है आपका हिंद महासागर तक फैला हुआ है। 126 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है। ए कॉपर कैंथन, बी कोलका कैनियन, सी फिश रिवर कैनियन और डी द ग्रैंड कैनियन। तो दोस्तों 126 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी द ग्रैंड कैनियन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 126 नंबर के प्रश्न में, क्योंकि दुनिया के सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैनियन है। 127 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ए दीवार द्वीप गोवा, बी क्वीबल द्वीप तमिलनाडु, सी मुनरो द्वीप केरल, डी माजुली असम। तो दोस्तों 127 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी माजुली असम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो आपका माजुली असम है। 128 नंबर पर प्रश्न है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डैश 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 ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ए गयासुद्दीन, बी अल बुखारी, सी अमानत खान शिराजी, डी मोहम्मद अब्दूह। तो दोस्तों 128 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी अमानत खान शिराजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर आपके अमानत खान थे। शिराजी यहाँ पे अलग से जोड़ा गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो अमानत खान केवल इनका नाम था। तो ताजमहल के सुलेखक अमानत खान ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसको पूरा किया था। 129 नंबर पर प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। दोस्तों ए 1929, बी 1931, सी 1934, डी 1939। तो दोस्तों 129 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी 1931 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में। अब दोस्तों 130 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी SSSC के अंतर्गत आपका जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा 4 मार्च 2019 को द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में जो हुई थी, उसमें 130 नंबर पर आखिरी प्रश्न पूछा गया था आपका सामान्य ज्ञान से, डैश 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 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। ए 1903, बी 1909, सी 1912, डी 1939। तो दोस्तों 130 नंबर के आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 1909 ईस्वी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट 4 जनवरी 2019 द्वितीय पाली सेकंड शिफ्ट में जो पूरे 130 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 130 प्रश्नों का सॉल्यूशन वीडियो यानी कि व्याख्यात्मक हल था और एक तरह से आंसर की भी था ये। तो दोस्तों ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। आने वाले जो भी परीक्षाएं आपकी यूपी SSSC की होने वाली हैं 2020-21 में, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है ऑल हिट एग्जाम, अर्थात सभी हिट एग्जाम, अर्थात जितने भी बेहतरीन गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में उन सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।